नमस्कार मित्रों, मारुति ग्रुप ऑफ एजुकेशन रतनगढ़ के द्वारा जारी की गई ऑनलाइन कक्षाओं में मैं मुकेश शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा ये वीडियो है वो कक्षा 11 का गणित विषय का सेट थ्योरी यानी कि समुच्चय सिद्धांत के ऊपर है। जैसे हम कक्षा 11 में एंटर होते हैं तो सबसे पहला सबसे पहली जो एक्सरसाइज आती है या हम कहें सबसे पहला जो पॉइंट है वो अपना है सेट थ्योरी। इसको हम कहते हैं समुच्चय सिद्धांत। समुच्चय सिद्धांत देखो, सेट हम जानते हैं सेट क्या है। सेट संग्रह कह सकते हैं हम किन्हीं भी चीजों का, लेकिन कैसे इसकी परिभाषा से हम देखते हैं कि इसकी परिभाषा क्या है। जो सेट की परिभाषा वो है वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह। सेट यानी कि समुच्चय कहलाता है। वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह यानी कि वस्तुओं का संग्रह होता है सेट, लेकिन साथ ही एक नाम इसमें आया है सुपरिभाषित, कि वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह जो है वो सेट है। अब बात आती है यहाँ पे कि वस्तुओं का मतलब हम यहाँ पे कुछ अवयव भी ले सकते हैं, संख्याएं भी ले सकते हैं, कुछ भी आ सकता है अवयव। जैसे हम ये कहें कि संख्याएं हैं तो वो अवयव क्या हो जाएगी, वस्तुएं क्या हो जाएगी, संख्या हो जाएगी। कुछ अन्य व्यक्ति है तो वो जो वस्तुएं हैं वो व्यक्तियों में आ जाएंगी। कहने का मतलब जहां हम वस्तुएं ले रहे हैं इसका मतलब वहां पे हम कुछ न कुछ एलिमेंट्स ले रहे हैं, अवयव ले रहे हैं। तो वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह जो है वो समुच्चय कहलाता है। अब बात यहाँ आती है कि सुपरिभाषित से क्या अभिप्राय है, कि सुपरिभाषित कैसे। सुपरिभाषित का मतलब यहाँ पे हम ये कह सकते हैं वेल डिफाइंड, यानी कि जो अच्छी तरीके से परिभाषित किया गया है। जैसे मान लो कि मैं किसी भी वस्तुओं के बारे में कहता हूँ और उनका संग्रह एक कलेक्शन ले लेता हूँ, तो मेरे द्वारा या आपके द्वारा या किसी अन्य के द्वारा वो सभी चीज़ें सही होनी चाहिए। जैसे कि उदाहरण के लिए मैं ये लेता हूँ कि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समूह है। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समूह है। ये मैंने यहाँ पे लिया है अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समूह है, यानी कि समुच्चय की अगर बात करें ये जो समूह है अंग्रेजी वर्णमाला। अब अगर मैं ये कहूँगा कि अंग्रेजी वर्णमाला, तो मुझे पता है ए से लेके जेड तक के जितने भी अवयव हैं वो आपके यहाँ इसमें आ जाएंगे। अगर आपको ये पूछा जाए अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समूह कौन सा होगा, तब भी आप यही कहोगे कि ए से लेके जेड तक के जो एलिमेंट हैं वो सारे के सारे अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों के समूह के अंतर्गत आते हैं। अगर इसमें बात की जाए कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समूह है, तब भी आपके द्वारा या मेरे द्वारा एक ही आंसर आएगा जो कि है ए ई आई ओ यू, यानी कि जो 5 अल्फाबेट हैं ए ई आई ओ यू, ये आपके आ गए अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समूह है। तो यहाँ पे सुपरिभाषित का मतलब वही है कि उसमें किसी भी तरह का कोई अपवाद नहीं रहना चाहिए, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। मेरे द्वारा अगर कोई बात कही गई है तो उस बात से आप उतना ही ताल्लुक रखिए जितनी आपके द्वारा बात कही गई है उससे मैं ताल्लुक रखता हूँ। यानी कि आपके और मेरे द्वारा, दोनों के द्वारा ही एक ही बात कही जानी चाहिए। जैसे कि इन दोनों उदाहरणों में है कि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समूह ए से जेड तक ही आप कहोगे और ए से जेड तक ही मेरे द्वारा कहा जाएगा। ए ई आई ओ यू अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समूह है तो ये आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार से मैं ये कहता हूं कि सप्ताह के दिनों का समूह है, सप्ताह के दिनों का समूह है, तब चाहे आप कहें या मेरे द्वारा कहा गया हो, संडे से लेके सैटरडे तक के जो समय आएगा यानी कि रविवार,
सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। ये जो समूह है ये आपका समुच्चय कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये एक सुपरिभाषित संग्रह है। सुपरिभाषित संग्रह को हम कहें वेल डिफाइंड कलेक्शन, ठीक है, इसको हम कहें वेल डिफाइंड कलेक्शन। और किसका ये? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ थिंग्स, यानी कि वस्तुओं का। तो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ थिंग्स इज कॉल्ड सेट, यानी कि सेट समुच्चय किसे कहेंगे हम? वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को हम सेट कहेंगे। एक और उदाहरण लेता हूं, जैसे मैंने ये कहा कि दो समझदार व्यक्ति, दो समझदार व्यक्तियों का समूह है। अब अगर मैं ये कहता हूं दो समझदार व्यक्तियों का समूह है, तो इसमें आपके द्वारा और मेरे द्वारा अलग अलग मायने आएंगे, यानी अलग अलग व्यक्ति आ सकते हैं, समान व्यक्ति नहीं आएंगे। तो हम ये कहेंगे कि ये समूह के अंदर, यानी कि सेट के अंदर हम इसको काउंट नहीं करेंगे। बिल्कुल समूह बन सकता है कि मेरे द्वारा अलग समूह बनेगा, आपके द्वारा अलग हो सकता है। आप दो व्यक्तियों को जो आपके गांव में है, आपके शहर में है, आप उनको समझदार मानते हो सकता है आपके देश में दो व्यक्ति ऐसे हैं जिनको आप समझदार मानते हो, या हो सकता है पूरे विश्व के अंदर दो ऐसे व्यक्ति हैं जिनको आप समझदार मानते हो। वहीं मेरे द्वारा भी ऐसा ही हो सकता है कि मैं अन्य किन्हीं दो व्यक्तियों को, यानी कि दोनों के द्वारा एक ही चीज नहीं आने वाली है, तो ये यहाँ पे सेट नहीं कहलाएगा, यानी कि समुच्चय नहीं कहलाएगा। हालांकि यहाँ पे ये समूह जरूर है, लेकिन हम इस समूह को सेट नहीं कहेंगे, समुच्चय नहीं कहेंगे। तो समुच्चय के लिए जरूरी है कि वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह है वो समुच्चय कहलाता है। जैसे मैंने ये कहा सम संख्याओं का समूह है, सम संख्याओं का समूह है। अब आपको पता है कि सम संख्याओं के समूह में हम लेके चलते हैं वे अंक या वे संख्याएं जो दो से विभाजित हो जाती है, सम संख्याएं कहलाती है। आपके द्वारा भी वही संख्या ली जाएंगी, मेरे द्वारा वही हो सकता है। उन संख्याओं की मात्राएं ज्यादा या कम ली जा सकती है, लेकिन ऐसे नहीं है कि आपके द्वारा ली गई संख्याएं तो विषम है और मेरे द्वारा ली गई संख्याएं सम है। तो कहने का मतलब क्या है, जो सर्वसम्मति से एक समूह बनाया जाता है जिसमें किसी भी प्रकार का विवाद नहीं हो, हम उसको समुच्चय कह सकते हैं। तो यहाँ पे समुच्चय की परिभाषा को एक बार फिर देख लीजिए, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ थिंग्स इज कॉल्ड सेट, यानी कि वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह जो है उसको हम समुच्चय कहते हैं। अब बात आती है समुच्चय को निरूपित करने की विधियां कौन कौन सी हैं, कि समुच्चय को हम किस प्रकार से निरूपित कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं। तो समुच्चय को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं। समुच्चय को रिप्रेजेंट यानी कि प्रदर्शित करने के दो तरीके हैं, दो तरीके हैं। उनमें से पहला है रोस्टर मेथड, यानी कि समुच्चय को प्रदर्शित करने के तरीके। समुच्चय को प्रदर्शित करने के तरीके, उनमें पहला तरीका आता है रोस्टर मेथड। इसको हम हिंदी में कहें रोस्टर मेथड को तो सूची विधि या हम इसको कह सकते हैं सारणी विधि, एक ही बात है, सूची विधि या सारणी विधि। देखो क्या होता है रोस्टर मेथड, सूची विधि या सारणी विधि क्या है। जैसे इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है कि हम सूची के रूप में, एक सारणी के रूप में लिखेंगे। एक चीज और ध्यान रखना, समुच्चय को हम कैपिटल अक्षरों से व्यक्त करते हैं और उसके अवयवों को हम स्मॉल लेटर से व्यक्त करते हैं। यानी कि सबसे पहले तो हम रोस्टर मेथड की बात करें और मैं एक एग्जांपल लेके करता हूं। एग्जाम्पल मैंने ये ले लिया, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर। तो मैं इसको वोवल्स यानी कि वी से डिनोट करूंगा, तो यहाँ पे मैंने कैपिटल वी लिखा है वोवल्स, और इसको कर्ली ब्रैकेट जो होता है, मजला ब्रैकेट, मजला कोष्टक होता है, उसके अंदर हम जो अवयव है ए ई आई ओ यू
इनको हम स्मॉल लेटर से व्यक्त करेंगे। ये जो तरीका है ये अपना सूची विधि या सारणी विधि यानी कि रोस्टर मेथड कहलाता है। और कुछ एग्जांपल देखते हैं। 2 से विभाज्य 10 से बड़ी 5 सम संख्याएं 2 से विभाज्य 10 से बड़ी 5 सम संख्याएं। अब 2 से विभाज्य की बात करें तो यहां हम कैपिटल ए लिख देंगे और 10 से बड़ी कौन कौन सी हो जाएगी? 12, 14, 16, 18 और 20। अगर मान लो मैं यहां से लिखता हूं 2 से विभाज्य 10 से बड़ी सम संख्याओं का समुच्चय, तब मैं क्या करूंगा? 12, 14, 16, 18, 20 और इसको आगे बढ़ाता हुआ, ये भी एक समुच्चय का प्रकार है जिसको हम कहते हैं अपरिमित समुच्चय, यानी कि ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या बहुत सारी या हम ये कहें अनंत होती है, वो आपका अपरिमित समुच्चय है। ये समुच्चय के प्रकारों में हम पढ़ेंगे कि ये समुच्चय का कौन सा प्रकार है। फिलहाल हमें ये देखना है कि रोस्टर मेथड में हम किस प्रकार से अवयवों को लिखते हैं। तो ये जो V है, ये A है, इनको हमने कैपिटल लिखा है यानी कि ये सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और जो A, E, I, O, U है या 12, 14, 16, 18, 20 है, ये हमारे अवयव कहलाते हैं। और ये अवयव किसके हैं? ये जो अवयव है ये समुच्चय के अवयव हैं। ये जो अवयव है वो समुच्चय के अवयव हैं। ठीक है, इसी प्रकार से और भी उदाहरण दे उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां पे मैं ये लिख सकता हूं A belongs to V। इसकी बात कर रहा हूं मैं, पहले उदाहरण को लेके चल रहा हूं। ये एक एप्सिलॉन जैसा चिन्ह है, एप्सिलॉन इसको कहते हैं, और यहाँ पे इसको हम कहते हैं बिलोंग्स टू, यानी कि A belongs to V। इसका मतलब ये हो गया, हिंदी में लिखें A V से संबंधित है, A V से संबंधित है। और A अगर जैसे इसमें A, E, I, O, U है, B नहीं है इसमें, तो मैं ये लिख सकता हूं B नॉट बिलोंग्स टू V, यानी कि B V से संबंधित नहीं है। इन चिन्हों को भी ध्यान में रखना कि क्या क्या चिन्ह लिखे हुए हैं। पहला है A बिलोंग्स टू V, यानी कि A V से संबंधित है। दूसरा है B नॉट बिलोंग्स टू V, यानी कि B जो है वो V से संबंधित नहीं है, या हम यूं कहें कि B है वो V के अंदर कहीं नहीं आ रहा है। ठीक इसी प्रकार से मैं इसमें लिख सकता हूं कि 14 बिलोंग्स टू A और 15 नॉट बिलोंग्स टू A, यानी कि 14 जो है वो A का एक अवयव है, 15 A का एक अवयव नहीं होगा। ये जो तरीका है अपना वो आपका कहलाता है रोस्टर मेथड, सारणी विधि या सूची विधि। दूसरे की अगर हम बात करें कि दूसरा तरीका क्या है, हम याद कर रहे हैं समुच्चय को प्रदर्शित करने के तरीके कौन कौन से हैं, जिसमें पहला आया है रोस्टर मेथड। इसमें एक उदाहरण और हम ले सकते हैं। इसमें एक उदाहरण और अगर हम लें तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि 5 से विभाज्य अंकों का समुच्चय, या 5 से विभाज्य धन अंक, धन का मतलब पॉजिटिव होता है, 5 से विभाज्य धन अंकों का समुच्चय। तो यहाँ पे हम इसको अगर 20 से लिखें तो हम ये लिख सकते हैं 5, 10, 15, 20 एंड सो ऑन। और इनको कर्ली ब्रैकेट के अंदर, ये जो आपका मजला कोष्ठक है जिसको हम कर्ली ब्रैकेट बोलते हैं, तो कर्ली ब्रैकेट या मजले ब्रैकेट में, मजले कोष्ठक के अंदर हम अवयवों को लिखते हैं। अगर लिमिटेड है, परिमित है, तो उनको हम आगे डॉटेड लगा के नहीं छोड़ेंगे, जितने हैं उतने लिख देंगे। जैसे इसका इस तरह का एक उदाहरण लेते हैं, तो मैंने ये लिखा एग्जाम्पल 6 से छोटी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, 6 से छोटी प्राकृत संख्याओं का
समुच्चय, तो 6 से छोटी प्राकृत संख्याएं हैं, इनका समुच्चय अगर हमें ज्ञात करना है तो हम ये लिखेंगे 1 2 3 4 5। ये एक परिमित समुच्चय है। परिमित का मतलब जिसमें अवयवों की जो संख्या है वो नियत है, अलग अलग, मतलब एक समय के बाद में स्टॉप हो जाती है, जिनको हम काउंट कर सकते हैं। परिमित में हम अवयवों की संख्या को काउंट कर सकते हैं, अपरिमित में हम अवयवों की संख्या को काउंट नहीं कर सकते। तो ये भी आगे सेट की जो प्रकार आएंगे, सेट के कौन कौन से प्रकार है उसमें 2 प्रकार तो ये भी हो जाएंगे आपके, परिमित और अपरिमित समुच्चय। परिमित जिसमें अवयवों की संख्या एक निश्चित होती है और अपरिमित में अवयवों की संख्या अनिश्चित होती है। तो इस प्रकार से हमने 4 उदाहरण देखे हैं। पहला, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय AEI-OU, ये रोस्टर मेथड या सूची विधि या सारणी विधि के द्वारा अगर हमें इन्हें प्रदर्शित करना है तो AEI-OU हम लिख देंगे। फिर 2 से विभाज्य 10 से बड़ी सम संख्याओं का समुच्चय, तो 12 14 16 इस प्रकार से ये 2 से बड़ी सम संख्याएं हैं। और 5 से विभाज्य अंक, धन अंक, पॉजिटिव इंटीजर 5 10 15 20। और फिर 6 से छोटी प्राकृत संख्याएं, ये 1 2 3 4 5 ये प्राकृत संख्याएं आपके पास आगे जो 6 से छोटी है। अब इसका जो दूसरा तरीका है वो आपका कहलाता है सेट बिल्डर मेथड। सेट बिल्डर मेथड क्या होता है? देखो, सेट बिल्डर मेथड हिंदी में अगर हम देखें तो इसको कहते हैं समुच्चय निर्माण विधि। समुच्चय निर्माण विधि, सेट बिल्डर मेथड। इसमें और इसमें दोनों ही समुच्चयों को प्रदर्शित करने के तरीके हैं, लेकिन पहले में हमें मुख्यतया सभी अवयवों को लिखना पड़ता है और इसमें सेट बिल्डर मेथड में हमें केवल उसकी प्रॉपर्टी, उसके गुण को लिखना पड़ता है। कैसे? हम इसको लिखते हैं A बराबर x सच दैट px का मतलब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ x आ गई कि x की क्या गुणधर्म है। जैसे मैं इस v की बात करता हूं तो मैं लिखूंगा v इक्वल्स टू x, जहां x एक स्वर है और वो स्वर किसका है? अंग्रेजी वर्णमाला का। स्वर हिंदी में भी तो होते हैं, लेकिन हम यहाँ अंग्रेजी वर्णमाला की बात करें तो हम लिखेंगे x सच दैट, जहां x एक अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है। ये जो तरीका है ये आपका कहलाता है सेट बिल्डर मेथड, यानी कि समुच्चय निर्माण विधि। इसका एक उदाहरण और देखते हैं। जैसे ये ले लेते हैं 2 से विभाज्य 10 से बड़ी, तो यहाँ पे आ जाएगा A बराबर x सच दैट 10 से बड़ी सम संख्या है ना, जहां x 10 से बड़ी सम संख्या है। अब 10 से बड़ी जो भी सम संख्या हो जाएगी वो इसके अंदर आ जाएगी। देखिए यहां हमने क्या लिखा है और यहां हमने क्या लिखा है। मैं इन्हीं को दूसरे रूप में आपको दिखा रहा हूं कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का जो समुच्चय था, जिसको कि हमने V और इस पूरे अवयवों को लिखा था, ये तरीका आपका रोस्टर मेथड यानी कि सूची विधि या सारणी विधि कहलाता है। जबकि अगर इसी को हमें सेट बिल्डर मेथड समुच्चय निर्माण विधि में पढ़ना है या लिखना है तो हम इसको लिखेंगे A इक्वल्स टू x सच दैट px, यानी कि उसकी प्रॉपर्टी ये लिखेंगे V इक्वल्स टू x सच दैट, जहां x एक अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है। x क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर हो जाएगा। दूसरा हमने यहाँ पे एग्जांपल आया 2 से विभाज्य 10 से बड़ी सम संख्याओं का समुच्चय। 2 से विभाज्य 10 से बड़ी, और यहाँ पे हमने लिख दिया A इक्वल्स टू x सच दैट, जहां x 10 से बड़ी सम संख्या है। हमें पता है 10 से बड़ी सम संख्या जो होगी वो हमेशा, चाहे 10 से छोटी हो, सम संख्या जो होगी वो हमेशा 2 से विभाजित होगी। तो यहाँ पे लिख दिया। तीसरा देखो 5 से विभाज्य अंकों का समूह समुच्चय, तो यहाँ पे मैं ये लिखूंगा b इक्वल्स टू x सच दैट 5 से विभाज्य, तो x 5 से विभाजित है तथा x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, x ग्रेटर देन 0। x ग्रेटर देन 0 क्यों? क्योंकि हमें धन अंक लेने हैं, पॉजिटिव मान लेना है, तो x का मान 0 से बड़ा ले लेंगे। ठीक है, ये आपका आ जाएगा। अब c की बात करते हैं।
6 से छोटी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तो हम c के लिए क्या करेंगे, हम c के लिए ये कर देंगे कि यहां बता रहा हूं, समझ में आ जाएगा आपके कि c के लिए हम ये कहेंगे c इक्वल्स टू x, और x का जो मान है वो 6 से छोटी प्राकृत संख्या है, और यानी कि हम ये लिख देंगे 8x ये लो x, यहां हमने 1 लिखा है, यहां हमने कहा है कि x का मान 1 या 1 से बड़ा और 6 से छोटा है। साथ लिखा है x बिलोंग्स टू n, यहां दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं इसको यहां लिख देता हूं कि x बिलोंग्स टू n, ये हमें लिखना है। इसका मतलब x जो है वो n से संबंधित है। n क्या है यहाँ पे, n प्राकृत संख्या को निरूपित करता है। तो x का मान 1 या 1 से बड़ा लेकिन 6 से छोटा है, तो 1 2 3 4 5 ये सारे मान इसके अंतर्गत आ जाएंगे। या हम ये भी लिख सकते हैं, केवल इतना भी चलेगा कि x एक प्राकृत संख्या है। जहां x एक प्राकृत संख्या है तो भी हम इसको सही मानेंगे कि 1 से लेके 6 तक के बीच में 1 या 1 से ज्यादा और 6 से कम की कौन कौन सी प्राकृत संख्या है। तो ये आपके समुच्चय को प्रदर्शित करने के तरीके हैं, जिसमें पहला है रोस्टर मेथड और दूसरा है सेट बिल्डर मेथड। रोस्टर मेथड जिसको कि हम सूची या सारणी विधि भी कहते हैं, दूसरा है सेट बिल्डर मेथड जिसको हम समुच्चय निर्माण विधि कहते हैं। ये हमें समझ में आने चाहिए, और अगर ये समझ में आ गए हैं तो कुछ विशेष प्रकार के हम समुच्चय की बात कर लेते हैं जो कि संख्याओं से संबंधित है, कि संख्याओं के समुच्चय को हम कैसे लिखते हैं। एक चीज मैंने आपको ये बताई थी कि 5 बिलोंग्स टू n, इसका मतलब ये है 5 n से संबंधित है। n का मतलब प्राकृत संख्या होता है, और अगर मैं ये लिखूं 1.3 तो ये पता है 1.3 प्राकृत संख्या नहीं है, तो 1.3 नॉट बिलोंग्स टू n, यानी कि 1.3 n का अवयव नहीं है या n का सदस्य नहीं है। आगे देखते हैं कुछ विशेष प्रकार के समुच्चय, कुछ, और ये महत्वपूर्ण भी हमारे लिए, कुछ विशेष प्रकार के समुच्चय। पहला है प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। चाहे हम कक्षा 11 में हो या कक्षा 12 में हो, सदैव हमारे ये काम आएंगे। जो सेट है वो हमारे हर चैप्टर में काम आते हैं, मुख्यतया हर चैप्टर में काम आते हैं। तो प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है तो हमें पता होनी चाहिए जो काउंटिंग नंबर है, जो काउंटिंग नंबर है वो प्राकृत संख्याएं कहलाती है, जिसको कि हम इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो प्राकृत संख्याएं या प्राकृतिक संख्याएं जो है वो होती है 1 2 3 4 इस प्रकार से, और हम इसको कैपिटल N से डिनोट करते हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि प्राकृत संख्याओं का जो समुच्चय होता है उसको हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं, प्रकट करते हैं, और इसके अवयव जो है वो 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से आगे जारी रहते हैं। ये आपका प्राकृत संख्याओं का समुच्चय कहलाता है। दूसरा जो है वो है आपका पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। दूसरा आपका पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। जो पूर्ण संख्याओं का समुच्चय है इसको हम W से प्रकट करते हैं, क्योंकि W यानी होल नंबर, और सांकेतिक रूप से हम W, और इसमें अगर हम 0 और जोड़ देते हैं तो ये 0 1 2 3 इस प्रकार से आगे एंड सो ऑन। ये आपका जो समुच्चय है वो पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। यानी कि हमें ये ध्यान रखना है कि n कहाँ आ रहा है। n का मतलब नंबर ऑफ यानी कि नेचुरल संख्याएं जो होती है उनका सेट, ठीक है, नंबर ऑफ नेचुरल नंबर। दूसरा पूर्ण संख्याओं का समुच्चय जिसको कि हम W कहते हैं, जो कि है 0 1 2 3, यानी कि इसमें 0 को और ऐड कर दो, ये पूर्ण संख्याएं आ गई। तीसरा आता है पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। पूर्णांक संख्याओं का
समुच्चय। पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय, इसको हम इंटीजर कहते हैं, इसको हम z से डिनोट करते हैं या हम इसको i से भी डिनोट कर सकते हैं। और पूर्णांक के अंदर आपके आते हैं -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। इस प्रकार से पीछे से चलते हुए पूर्णांक आ रहे हैं, आगे तक बढ़ते हुए पूर्णांक है, ये सारे के सारे आपके z और i से डिनोट किए जा सकते हैं। चौथा है आपका परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याओं का समुच्चय। आप देखो परिमेय संख्याओं का समुच्चय जो रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर जो है उनके समुच्चय को हम q से डिनोट करते हैं। और आपको ये ध्यान रहे कि परिमेय संख्याओं की जो परिभाषा है, छोटी कक्षाओं में हम पढ़ चुके हैं कि परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं, वे संख्याएं जिन्हें हम p बटा q के रूप में लिख सकें और q का मान 0 नहीं होना चाहिए, साथ ही साथ p और q दोनों इंटीजर होने चाहिए। ठीक है, तो हम ये लिख सकते हैं कि p अपॉन q सच दैट p अपॉन q इज नॉट इक्वल टू 0 सच दैट p एंड q बिलोंग्स टू z, यानी कि p और q जो है उनका मान पूर्णांक होना चाहिए। देखिए केवल इतना लिखा हुआ आएगा q इक्वल्स टू p अपॉन q इज नॉट इक्वल्स टू 0 सच दैट p q बिलोंग्स टू z, यानी कि हमें यहाँ से समझना है परिमेय संख्याएं भी होती है जिन्हें हम p बटा q के रूप में लिखें और q का मान 0 नहीं हो, जहां p और q क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। इसको आप यहाँ भी लिख सकते हो p q बिलोंग्स टू z बट q डज नॉट इक्वल्स टू 0, q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। चौथा परिमेय संख्याओं के बाद में जो पांचवा है वो आपका, जैसे मैंने लिखा, सम्मिश्र संख्याएं या वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। अब जो वास्तविक संख्याएं हैं उनके समुच्चय यानी कि सेट ऑफ रियल नंबर, उसको हम r से डिनोट करते हैं। जो वास्तविक संख्याएं हैं इसके अंदर ये सारी संख्याएं आ जाएगी, कौन सी, जो आपकी परिमेय है, जो पूर्णांक है, जो पूर्ण है, यानी कि वास्तविक संख्याओं में परिमेय और अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याएं आ जाती है, यानी कि वे संख्याएं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x such that x belongs to r, यानी कि जो रियल नंबर का समुच्चय है वो ये आता है x बिलोंग्स टू r, और r का मतलब यहाँ पे रियल नंबर है। कहने का मतलब रियल नंबर कौन से हैं, रियल नंबर का मतलब वे संख्याएं जिसमें रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं हैं जिनमें परिमेय और अपरिमेय। अपरिमेय संख्याओं के बारे में बात करें तो हमने 10वीं में भी सिद्ध भी किया है कि सिद्ध कीजिए √2, √3, √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो √2, √3, √5 ये सारी की सारी अपरिमेय संख्याओं के अंतर्गत आती है। तो वास्तविक संख्याओं में आपके परिमेय संख्याएं भी आ जाएगी और अपरिमेय संख्याएं भी आ जाएगी। इसके बाद में एक आता है सम्मिश्र संख्याएं। ये भी हमारे कक्षा 11 के कोर्स में एक अलग से एक्सरसाइज दे रखी है, सम्मिश्र संख्या। तो एक बार थोड़ा सा बता देते हैं सम्मिश्र संख्या क्या है। सम्मिश्र संख्या यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर। सम्मिश्र संख्या किसे कहते हैं, तो सम्मिश्र संख्या का मतलब ऐसी संख्याएं जिनमें वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार की संख्याएं होती है, वे संख्याएं आपकी सम्मिश्र संख्याएं कहलाती है। ठीक है, सम्मिश्र संख्याएं जिनको हम c से डिनोट करते हैं, यानी कि सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय है उसको c से व्यक्त किया जाता है। और होता क्या है, वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार की संख्याओं को इसमें शामिल कर लिया जाता है। या वास्तविक जैसे a प्लस आयोटा b, ए बी बिलोंग्स टू आर, यानी कि ए और बी दोनों रियल है, ये आपका क्या आ जाएगा, वास्तविक सम्मिश्र संख्या आ जाएगी। c इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b, ए बी बिलोंग्स टू आर, ए और बी का मान तो रियल है और आयोटा जो होता है, आयोटा इसको हम कहते हैं अंडरवुड में -1 है, इसको एक संकेत के रूप में आयोटा कहा गया है, जबकि इसका आयोटा का जो मान होता है वो अंडरवुड -1 होता है। तो ये हमारा जो चैप्टर आएगा कॉम्प्लेक्स नंबर, उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ पे हमें ये देखना है कि सम्मिश्र संख्या का समुच्चय जिसको कि हम c से व्यक्त करते हैं वो आता है c बराबर a प्लस आयोटा b
सच दैट ए बी बिलोंग्स टू आर और आईटा इक्वल्स टू रूट में -1। अब इनके अलावा एक ही आता है, देखो जैसे मैंने जेड लिखा, जेड का मतलब पूर्णांकों का समुच्चय, जेड का मतलब मैंने लिखा पूर्णांकों का समुच्चय। एक में लिखता हूं जेड नॉट, एक लिखता हूं जेड प्लस, एक लिखता हूं जेड माइनस। है इसमें भी जेड ही, लेकिन एक में जेड नॉट लगाया हुआ है यानी कि 0 लगाया हुआ है, एक जेड प्लस है, एक जेड माइनस है। तो जेड 0 का मतलब हो गया 0 को छोड़कर नॉन जीरो इंटीजर, यानी कि इसमें आ जाएगा अशून्य पूर्णांक। अशून्य पूर्णांकों का समुच्चय जो है वो आपका क्या कहलाएगा, जेड नॉट कहलाएगा। देखिए ध्यान से, अशून्य पूर्णांकों का समुच्चय यानी कि इसमें 0 को छोड़ दो। जेड प्लस का मतलब पॉजिटिव, इसमें क्या आ जाएगा जेड प्लस में, जेड प्लस आ जाएगा आपके धनात्मक पूर्णांकों का समुच्चय, धनात्मक पूर्णांकों का समुच्चय, और जेड माइनस ऋणात्मक पूर्णांकों का समुच्चय। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि समुच्चय के अंदर जो संख्याएं हैं उनको सांकेतिक रूप से कैसे प्रकट करते हैं। वापस देखते हैं, प्राकृत संख्याओं का जो समुच्चय है हम उसको n से प्रकट करते हैं। जो प्राकृत संख्याएं होती है उनके समुच्चय को हम n से प्रकट करते हैं। उसके बाद में जो पूर्ण संख्याएं हैं उनके समुच्चय को हम w से प्रकट करते हैं। पूर्ण संख्याओं के बाद में पूर्णांक संख्याएं हैं, इनको हम z या i से प्रकट करते हैं। और इसमें प्लस माइनस के जितने भी पूर्णांक है वो समस्त आ जाएंगे, लेकिन साथ ही साथ ये ध्यान रखना है जेड नॉट, जेड प्लस, जेड माइनस। तो ये जेड नॉट जो है, जेड प्लस है, जेड माइनस है, इनके अपने अपने अलग, कि जेड नॉट का मतलब अशून्य पूर्णांक, कि शून्य को छोड़ के बाकी सारे के सारे पूर्णांक हमें लेने हैं। जेड प्लस का मतलब धनात्मक पूर्णांक और जेड माइनस का मतलब ऋणात्मक पूर्णांकों का समुच्चय। एक चीज और, जैसे क्यू के अंदर भी अगर ये आ जाए क्यू प्लस, क्यू माइनस, तो इनका भी वही मतलब है जिस प्रकार से जेड का है कि धनात्मक परिमेय संख्याओं का समुच्चय। यहाँ क्यू माइनस ऋणात्मक परिमेय संख्याओं का समुच्चय और क्यू नॉट का मतलब अशून्य परिमेय संख्याओं का समुच्चय। और उसके बाद में आता है आर। आर है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, कि वास्तविक संख्याएं जो है रियल नंबर है उनका समुच्चय है, उसको हम आर से डिनोट करते हैं। तो इस प्रकार से एन डब्ल्यू जेड क्यू आर और अंत में सी जो कि सम्मिश्र संख्याएं हैं, ये संख्याओं के हमने लिखा है यहाँ पे कुछ विशेष प्रकार के समुच्चय हैं। तो इन समुच्चय का संकेत है एन डब्ल्यू जेड क्यू आर सी, ये अपने आप में फिक्स हैं और हमें इनको याद रखना है, या यूँ कहीं समझ कर हम इनको ध्यान में रखेंगे तो बेटर रहेगा। तो इस प्रकार से सेट थ्योरी के पहले पार्ट में हमने जिन चीज़ों को देखा है उनमें सबसे पहले आता है सेट थ्योरी की परिभाषा क्या है, वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह ही समुच्चय कहलाता है। दूसरा हमने देखा समुच्चय को प्रदर्शित करने की दो विधियां हैं, जिसमें रोस्टर मेथड सूची या सारणी विधि, और दूसरी है सेट बिल्डर मेथड, यानी कि सेट बिल्डर मेथड यानी कि समुच्चय निर्माण विधि। और इन दोनों के बाद में हमने ये देखा था कि कुछ विशेष प्रकार के जो संख्याओं के समुच्चय हैं उनको कैसे व्यक्त किया जाता है। तो इस वीडियो में जो सेट थ्योरी का पहला पार्ट है, इस वीडियो में हम इन्हीं के बारे में हमने चर्चा की है। आगे वाले वीडियो में हम देखेंगे कि जो टाइप्स ऑफ सेट है कि सेट के कौन कौन से प्रकार है। जैसे एक दो उदाहरण को मैंने बताया था कि ये एक अपरिमित समुच्चय है और AEI-OU वाला एक परिमित समुच्चय है। इस प्रकार से और भी समुच्चय कौन कौन से प्रकार हैं हम उनके बारे में चर्चा करेंगे, या उससे आगे भी समुच्चय की कौन कौन सी अवधारणाएं हैं उनको लेकर चलेंगे। धन्यवाद।